नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, आइंस्टाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है द्रव्यमान और ऊर्जा में एक रिलेशन है। ठीक है, जिसको हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ठीक है, इस समीकरण में आइंस्टाइन ने बताया था कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और किसी भी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। मतलब हर एक द्रव्यमान के इक्विवेलेंट एक एनर्जी होती है, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, जैसे कि ये पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है। ठीक है, जिसमें m द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा होती है उसकी वो होती E बराबर m इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि कोई m मास का द्रव्यमान है। ठीक है, और यहाँ पे हम रिलेटिविटी का यूज करेंगे कि वो जो है बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस समय उसका जो इक्विवेलेंट एनर्जी का मान होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर देखना, इधर हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट में है, अभी जो है ये रेस्ट के अंदर है। तो जब ये रेस्ट में है तो उस टाइम इसका जो मास है वो हमने मान लिया एम नॉट है। कितना है? एम नॉट। उसके बाद यदि वो गतिशील हो जाए, ठीक है, यदि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा और उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वो गति करने लग जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो ये आगे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। मान लेते हैं, इधर देखना, एक डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने कि ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। एक फोर्स लगाने से ये जो है पार्टिकल वो यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ तक चला गया, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब देखना इधर, तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब इसका जो मास है वो एम नॉट नहीं है। ठीक है, अब उसका जो मास है वो हम एम मान रहे हैं और ये जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया गया है। ठीक है, अब देखना इधर, आइंस्टाइन ने यहाँ पे बताया था, ये जो हम पढ़ चुके हैं, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब कोई इस बहुत हाई स्पीड से जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एल बराबर एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, और टाइम का जो है डायलेशन वो भी हमने पढ़ा था, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आइंस्टाइन ने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करे, ठीक है, और मतलब लाइट की कंपैरिजन में स्पीड में मूव करे, तो उस टाइम उसका जो द्रव्यमान है वो भी एब्सोल्यूट नहीं रहता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन होता है गतिशील कण के द्रव्यमान का सूत्र। m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है, जब पार्टिकल रेस्ट में होता है उस टाइम का जो है मास है। v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखना इधर, यहाँ पे हम लिख देंगे सी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब यदि कोई पार्टिकल चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है, मतलब कुछ मतलब द्रव्यमान जो इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, कुछ उसका मास है, इनिशियली मास है एम नॉट। ठीक है, छोटा सा इस साइज का मान लो। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, तो उस टाइम उसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ जो है मार्कर है, ये अगर लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो इसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्फिनिटी मास मतलब बहुत ज़्यादा मास हो गया ये। ठीक है, एक ब्रह्मांड का मास हो गया कहने का मतलब, क्योंकि पृथ्वी का मास भी एक जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 की पावर 24 ऑर्डर में होता है, और ये इन्फिनिटी है, मतलब ये किसी से भी टकराएगा तो उसका सर्वनाश कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेटिविटी जो है उसका अपने को पता चलता है। ठीक है, अब देखना इधर, हमें पता करना है यहाँ पे द्रव्यमान को ऊर्जा में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूज करेंगे हम एब्सोल्यूट
सॉरी, जो वेरिएबल मास है यानी कि कोई वस्तु बहुत हाई स्पीड से गति करती है तो उस समय उसका द्रव्यमान इस समीकरण से परिवर्तित होता है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे आगे, और इसको हम जो है अगले लेक्चर में ये मास का जो है फॉर्मूला वो डेराइव भी करेंगे। अभी देखना इधर, कोई पार्टिकल है, पहले रेस्ट में था, अब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका द्रव्यमान m है। ठीक है, अब m हो गया है, और मान लेते हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया इसको dx डिस्प्लेसमेंट, f फोर्स लगा के। ठीक है, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया है, dx डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे dx विस्थापन देने पर जो पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा। ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा लिख देते हैं हम इसको डी के। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस पार्टिकल के ऊपर किए गए वर्क डन के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, बल इंटू विस्थापन जो किया गया कार्य है। ठीक है, अब देखना, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम एफ का मान निकालते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी होता है। जो बल होता है वस्तु के ऊपर लगाया गया वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखना इधर, डी बाई डी टी ऑफ पी, पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, मास है पार्टिकल का एम और वी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम वी है। अब देखना इधर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे मास भी वेरिएबल है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास वेरी होता है। ठीक है, बदलता है, ये आइंस्टाइन ने बताया था। तो एम भी वेरिएबल है और जो वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक बार तो हम एम को एज इट इज रखेंगे, वी का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी टी, प्लस दूसरी बार में हम क्या करेंगे, वी को एज इट इज रखेंगे और ये क्या हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये कुछ मान आ रहा है हमारे पास, ये जो मान है एफ का, ये मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा देखना इधर, बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, डी के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी डॉट डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी डॉट डी एक्स। ठीक है, अब देखना इधर, ये जो डी एक्स बाई डी टी है और ये जो डी एक्स बाई डी टी है इसको हम v लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी के इज इक्वल टू एम और डी एक्स बाई डी टी को v लिख दिया और ये डी वी पीछे है। ठीक है, प्लस ये v और डी एक्स बाई डी टी फिर एक v हो गया और पीछे क्या है डी एम। अब देखो आगे क्या हो गया, ये डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी इंटू वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे यूज करेंगे हम इसका। अब देखना आगे, अब इधर देखना, ये जो है हम जानते हैं कि आइंस्टाइन का जो मास वेरिएबल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा देखना इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा m इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या होगा देखना इधर, ये हो जाएगा m और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा m और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये एम सी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण का हम अवकलन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखना इधर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखना, m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा,
डी एम इंटू सी स्क्वायर, माइनस का माइनस, अब m इंटू वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है, m भी वेरिएबल है और v स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी से करेंगे। एक बार हम m का करते हैं तो dm होगा, v स्क्वायर को एज इट इज रखा, माइनस अब एक बार m को एज इट इज रखा, v स्क्वायर का क्या होगा 2v dv इज इक्वल टू m नॉट कॉन्स्टेंट, c कॉन्स्टेंट, अवकलन क्या हो गया 0। ठीक है, अभी क्या आ गया देखो, c स्क्वायर dm इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम और माइनस का 2mv dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना क्या होगा, यहां से देखना इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 2mv dv प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। ये कुछ हमको प्राप्त हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है 2v dv। ठीक है, अब देखना इधर, ठीक है, अब देखना ये एक समीकरण हमको प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 और 3 के अंदर देखना, एक मिनट कुछ दिक्कत हुई है यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक मिनट, हाँ इधर देखना, जब हमने इसको बोथ साइड स्क्वायर किया था तो यहाँ पर भी एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये भूल गए थे हम, तो यहाँ पर भी एम स्क्वायर आएगा, यहाँ एम स्क्वायर एम स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम स्क्वायर का क्या होगा, एम स्क्वायर का होगा 2m और फिर m का dm इंटू सी स्क्वायर माइनस फिर एम स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2m और m का dm v स्क्वायर एज इट इज माइनस m स्क्वायर और v स्क्वायर का 2v dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना इसको आगे क्या होगा, देखना इधर 2 को कॉमन लिया, उधर क्या 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा देखना इधर m dm माइनस का m dm इंटू सी स्क्वायर है ना, यानी कि m सी स्क्वायर dm माइनस का m v स्क्वायर dm और माइनस का m स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और चीज m को भी कॉमन लो, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचता है सी स्क्वायर डी एम माइनस का वी स्क्वायर डी एम माइनस का एक m बचेगा इंटू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पद को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर डी एम इस तरफ ही रहेगा तो सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखना, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है सी स्क्वायर डी एम, इधर क्या है इज इक्वल टू डी के। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिला, डी के का मान किसके बराबर आ रहा है सी स्क्वायर डी एम के बराबर। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देन वी गेट, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी एम। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो एक डी एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के अंदर, उसका मान ये आ रहा है डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। ठीक है, अब देखना इधर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या होगा, हमको क्या प्राप्त होगा देखना इधर, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी एम का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखना इनिशियली जब यहाँ पे हम मास का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, पहले मास कितना था एम नॉट, अभी कितना हो गया बाद में एम, तो ये हमने लिमिट लगा दी। ठीक है, अब देखना इधर डी के का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा के, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर और डी एम का एम होता है और लिमिट अप्लाई करेंगे तो एम माइनस एम नॉट। ठीक है,
अब देखो क्या प्राप्त होता है हमको यहाँ पे हमको ये कुछ इस प्रकार से मिल गया, के बराबर एम इंटू सी स्क्वायर और माइनस का एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और आगे सोल्व करना चाहें अगर हम तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखना इधर, ये जो एम सी स्क्वायर है वो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। ये क्या है, टोटल एनर्जी। ये जो है वो क्या है, के काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, ये रेस्ट मास एनर्जी है। क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमको एक चीज मिल रही है, जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, देखना इधर, टोटल एनर्जी जो है वो है, टोटल एनर्जी मान लो ई टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी, जब पार्टिकल रेस्ट में था उस टाइम भी उसकी कुछ एनर्जी है जो कि उसके मास के इक्विवेलेंट है एम नॉट सी स्क्वायर, और जब वो मूविंग है, गति कर रहा है, तो उस टाइम उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों एनर्जी के योगफल के बराबर टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो रही है, एम इंटू सी स्क्वायर। एम पार्टिकल का मास है, तो उसके इक्विवेलेंट जो टोटल एनर्जी उसकी होगी वो होगी एम सी स्क्वायर। इसी को हम आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या करा, dx डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हमने f का मान निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे m और v दोनों वेरिएबल है, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन मिली हमको। उसके बाद ये इक्वेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन है इसका। ये जो मास किस प्रकार से वेरिएबल होता है ये बताया था आइंस्टाइन ने। अभी हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने, ये थर्ड इक्वेशन हमको मिली। फिर सेकंड और थर्ड का कंपेयर करा, हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, और ये इक्वेशन मिल गई हमको जो कि मास एनर्जी इक्वेशन कहलाती है। ठीक है।